नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता दोषी। वेलकम टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद अर्पिता मैम। आपको मैं कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चैप्टर में, प्लीज ध्यान पहले पूरे एक्सप्लेनेशन में दो और फिर नोट्स बनाओ। मुझे वो पसंद नहीं कि मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ आप साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे हो। नहीं, पहले उसको समझ लो और फिर नोट्स बनाओ। नोट्स तो बनाने ही है और नोट्स बना भी लो, बिकॉज यूट्यूब वीडियो आप उसको पीछे करके देख सकते हो। बट जब मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान सिर्फ पढ़ाने में दो, पढ़ने में दो, सीखने में दो। सॉरी, पढ़ाने में नहीं, पढ़ने में दो, सीखने में दो। आपको समझ आया ना तो आपको मेरा वीडियो पीछे नहीं करना पड़ेगा, समझे? तो प्लीज फोकस हियर। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म एंथर करेंगे। एंथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? ये हो गया एंथर। ये एंथर है और ये फिलामेंट। ध्यान से सुनना प्लीज। एंथर के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना, एक गोल, ये सेकंड गोल, ये लोब्स है। दो लोब्स है तो यहां पे हम लिखेंगे बाई लोब्ड। कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स, इसलिए हम कहते हैं इसे बाई लोब्ड। इसके अंदर थीका होता है। मैं जस्ट जनरल डायग्राम समझाने के लिए बता रही हूँ। डायग्राम आपको हजारों मिल जाएंगे ऑनलाइन, प्लीज अभी ड्रॉ मत कीजिए। इसके अंदर थीका होता है। एक लोब के अंदर कितना थीका है? एक थीका है। दूसरे के अंदर भी एक है, तो कितना थीका है? थीका। इसे बोलते हैं डाइथीकस, क्योंकि 2 थीका है। अब एक थीका के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, आपको समझ आया? ये सारे चीजें एंथर के अंदर होता है, आपको याद रखना है। एंथर के अंदर 2 लोब्स होते हैं, 2 थीका होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एक लोब के अंदर एक ही थीका होता है और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। देखिए इधर, अंडरस्टूड? अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके डेवलप होता है, डेवलप्स इनटू पोलन सैक्स। जैसे एंथर थोड़ा मैच्योर होता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक्स में डेवलप होता है। ओके, मैं यहां पे लिख देती हूं लोब, ये थीका, ये माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक्स, क्योंकि आगे जाके ये यही बनने वाला है। अब पोलन सैक्स के अंदर आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। आपको इतना समझ आया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है, एक थीका के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, तो पूरे एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके क्या बनता है? पोलन सैक बनता है। पोलन सैक्स के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, अब देखिए, पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर के अंदर है ना, उसे बाहर निकालना है। बाहर निकल के ही तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा, राइट? तो बाहर कैसे निकलेगा? एंथर से बाहर कैसे निकलेगा वो देखेंगे हम अभी। जैसे एंथर थोड़ा थोड़ा मैच्योर होता है ना, वो बड़ा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे डिहाइड्रेट हो जाता है। तो डिहाइड्रेट होने की वजह से एंथर फटता है और पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया? वो जैसे थोड़ा बड़ा होता है, वो उसके अंदर, जैसे हम इंसान भी, हम जैसे बड़े होते हैं, हम डिहाइड्रेशन होता है, तरह तरह की बीमारियां होती रहती है। सेम एंथर में होता है कि जैसे वो मैच्योर होता है, वो उसमें डेहिसेंस होता है। जो फटता है ना, इस प्रोसेस को हम डेहिसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेहिसेंस। ओके, डेहिसेंस होके पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ आया?
ओके, एक और चीज, एंथर जो फटता है ना, फटने से पहले वहां पे एक दरवाजा जैसा, जैसे एक लाइन जैसा बन जाता है, ये एंथर में ऐसा ऐसा एक कट जैसा बन जाता है, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव कहते हैं, एक कट। ये कट में से ये फटेगा, मतलब वो बोल रहा है कि भाई यहीं से निकल, पोलन ग्रेन्स को बोल रहा है यहीं से निकलना है तुम्हें, कहीं और से नहीं। ये कट में से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेगा। आई होप तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन इतने पार्ट का हो जाएगा और फिर यू आर डन। 2 लोब्स होते हैं एंथर के अंदर, 2 थीका होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके पोलन सैक्स बनते हैं, पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं। डेhiscence कैसे होता है, पोलन ग्रेन्स बाहर कैसे निकलते हैं, एंथर मैच्योर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव आ जाता है और लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव में से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। अब करेगा पोलन ग्रेन्स क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। A typical angiosperm is bilobed with each lobe। अब देखना मजा, अब देखना आपको एक एक सेंटेंस समझ आता है कि नहीं, मेरी बात सही थी कि नहीं, वो अब आपको पता चलेगी। आपके टेक्स्ट बुक का लाइन आप खुद पढ़ के देखो। A typical angiosperm anther is bilobed, समझ आया? Each lobe having 2 theca, समझ रहे हो? They are dithecous. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। थीका को सेपरेट करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है। Let us understand the various types of tissues and their organization and transverse section of anther. Bilobed nature of anther is very distinct in transverse section of anther. Anther is 4-sided। एंथर के 4 साइड्स होते हैं, इसलिए उसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, बताया था मैंने, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 in each lobe। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब में होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, आ रहा है ना समझ? They extend longitudinally all through the length of the anther and packed with pollen grains। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब इसी स्लाइड पे है तो ये वाला डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं क्या है, क्या क्या है इसमें। ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर है, टेट्रागोनल दिख रहा है, 1 2 3 4, ये टेट्रागोनल बोला जा रहा था। ये टैपिटम, ये सब सेल के लेयर्स, ये आपको आगे आएंगे, डोंट वरी। मैम आपको अभी नहीं समझा रहे, वो कभी नहीं समझाएंगे, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको समझाने वाली हूँ, कीप काम। देखो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, ये पोलन सैक्स है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसका डायग्राम को हम समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इनसाइड। अब माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर में यहाँ पे दिखा रही हूँ, फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और ये 4th लेयर है टैपिटम। 4th लेयर है टैपेटम। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, 4th लेयर है टैपेटम। एपिडर्मिस सबसे आउटर वाला लेयर है, आपको दिख ही रहा होगा, डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में है। आप चाहो यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिख रहा है, आप चाहो तो अपना टेक्स्ट बुक खोल के रख सकते हो। और टैपिटम सबसे लास्ट वाला लेयर है, सबसे अंदर वाला, इनर मोस्ट लेयर। ये जो तीनों लेयर्स है ना, इनका काम है प्रोटेक्शन, इनका काम है प्रोटेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये तीनों लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन। और ये जो सेकंड वाला लेयर है ना, एंडोथीसियम, ये एंथर को हेल्प करता है इन डेhiscence, हेल्प्स द एंथर इन डेhiscence। डेhiscence मतलब आपको पता चल गया, एंथर का ओपन होना। ठीक है, तो तीनों लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन ऑफ द एंथर, दैट इज पोलन ग्रेन्स। और सेकंड वाला लेयर है, वो एंथर को हेल्प करता है डेhiscence में। अब 4th वाले लेयर की बात करेंगे। 4th वाला जो लेयर है, वो पोलन ग्रेन्स को खाना देता है। उसे खाना भी तो चाहिए ना, कौन देगा, ये बेचारा यही देता है, बाकी सब उसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं, भाई जैसे है, और ये अकेली माँ है, ये खाना देते हैं। फीड्स द पोलन ग्रेन्स, फीड्स द पोलन्स। और
और इसकी और कुछ खासियत भी है, ये बाई न्यूक्लिएट है। ये क्या है? बाई न्यूक्लिएट। इसका मतलब इसके पास दो न्यूक्लियस है, एक सेल लेकिन दो न्यूक्लियस। समझ में आया? फोर्थ वाले लेयर की खासियत है कि वो पोलेंस को फीड करता है और ये बाई न्यूक्लिएट है। ओके, अब एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल्स कैन बिकम बाई न्यूक्लिएट? ये क्यों बाई न्यूक्लिएट होता है? क्योंकि सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो दो सेल्स बनते हैं और दो न्यूक्लियस बनता है। जनरली तो ऐसा ही होता है ना, बट इसमें सेल का मेम्ब्रेन, सेल जब डिवाइड हो रहा है ना, तो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से टैपिटल सेल्स बनते हैं, इसलिए इसे बाई न्यूक्लिएट। सेल एक ही है लेकिन न्यूक्लियस दो है, सेल एक न्यूक्लियस दो। अब समझ में आया? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ये तीनों लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन करना एंथर को, पोलन ग्रेन्स को। टैपेटम का काम है, टैपेटम से पहले हम एंडोथीसियम देख लेते हैं। एंडोथीसियम हेल्प करते हैं एंथर को डेहिसेंस में, मुझे डेहिसेंस बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, प्रोटेक्ट करता है एंथर को डेहिसेंस में। और टैपेटम क्या करता है? पोलन ग्रेन्स को खाना खिलाता है, ले भाई खा, पोलन ग्रेन्स को खाना खिलाता है। और ये बाई न्यूक्लिएट है। क्यों बाई न्यूक्लिएट है? क्योंकि इसके डिवीजन होने के बाद बेचारा न्यूक्लियस ही डिवाइड हुआ, सेल मेम्ब्रेन डिवाइड ही नहीं हुआ। अब पढ़ते, अब देखो, अब तुम्हें नहीं आएगा तो मेरा नाम बदल देना। In a transverse section, a typical microsporangia appears nearly circular in outline. ये sporogenous tissues है, ये microsporangia है. It is surrounded by four wall layers: epidermis, endothelium, middle layer, and tapetum. Outer 3 layers do protection and help in dehiscence of the anther, release of pollen. इसमें बताया तीनों लेयर dehiscence करता है, बट dehiscence एंडोथीसियम करता है। तो इनरमोस्ट लेयर इज टैपेटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, उसको नरिश करता है, उसे खाना खिलाता है, उसे जो चाहिए वो देता है। सेल्स ऑफ टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। बाइन्यूक्लिएट होता है वो, याद रखना। इतना समझ आया? क्लियर है? अब नेक्स्ट करते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue lies। ये जो है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। चलिए आ जाओ। जब एंथर यंग होता है, जब एंथर छोटा सा बच्चा होता है, यंग एंथर, उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब ये मत पूछना, ठीक है? उसके अंदर होमोजेनस सेल्स बनते हैं, उसे स्पोरोजिनस टिश्यूज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यूज। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कब बनता है? कब बनता है? जब एंथर छोटा बच्चा होता है, तब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है? स्पोरोजिनस टिश्यूज। गुड। और कहां पे बनता है? सेंटर में बनता है। कहां पे बनता है? सेंटर में बनता है बेटा, ठीक है? इतना समझ आया? एंथर बच्चा होता है, उसके अंदर तो माइक्रोस्पोरेंजिया होता ही है, और उसके अंदर सेंटर में क्या बनता है? स्पोरोजिनस टिश्यूज। और वो कैसा दिखता है? होमोजिनस, ऑलमोस्ट सब सेम दिखते हैं, सेम। वैसे भी छोटे बच्चे जो होते हैं वो सेम दिखते हैं, देखा? अब हम इतने डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस का मतलब क्या है? कुछ बनना। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स का कैसे बर्थ होता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होता है, ठीक है? स्पोरोजिनस टिश्यूज को मैं यहां पे ड्रॉ करती हूँ। आप ध्यान यहीं पे दीजिए बच्चे लोग। अरे सॉरी, स्पोरोजिनस
टिश्यूज, ये एक स्पोरोजिनस टिश्यू को मैंने बड़े से ड्रॉ कर लिया। जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर सेल्स है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, जितने भी सेल्स है इसके अंदर, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स है, एक तो वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मतलब उनके अंदर स्पेस नहीं होता, एकदम कड़क वे में अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। और जितने भी सेल्स है वो मां है, वो मां है। वो क्या है? माइक्रोस्पोर, मैं यहां पे लिखती हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसे पोलन मदर सेल भी कहा जाता है। मतलब जितने भी सेल्स है उनके पास क्षमता होती है कि आगे जाके वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बन सके। ठीक है, आपको इतना समझ आया? जितने भी सेल्स है सारे बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो सेल्स है वो डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, MMC, ये मियोसिस करते हैं। ये क्या करते हैं? मियोसिस। और उनके पास ये 4 हैप्लॉइड सेल्स हो जाते हैं। मियोसिस करने के बाद उनके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स उन्हें मिल जाते हैं। इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, और इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये मैंने ना ये सबको चिपका के रखा है। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स है ना, वो एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए रहते हैं, जैसे कि ऐसी गहरी दोस्ती है कभी नहीं टूटेगी। बट सच्चाई कुछ और है, ये दोस्ती भी टूटती है हमारे सबके दोस्ती की तरह। अनबन तो होती रहती है ना दोस्ती में। तो ये पहले इनिशियली ऐसे चिपके हुए रहते हैं, फिर ये जो टेट्राड है ये सेपरेट होके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सेपरेट होके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जैसे पोलन ग्रेन बना, डेhiscence हुआ। क्या हुआ? डेhiscence। पोलन ग्रेन बना, उसको निकलना है बाहर, और डेhiscence के बाद रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स। आपको समझ आया? फिर से रिवीजन, क्विक रिवीजन। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज कोई सेल से तो बने हैं, तो जितने भी सेल्स हैं उनके पास क्षमता होती है कि वो आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल बने। मतलब सारे सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ही है, या उसका नाम क्या है? पोलन मदर सेल्स। ये मियोसिस करने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। टेट्राड मतलब क्या? टेट्राड मतलब 4 होता है, टेट्राड का मतलब भी 4 होता है। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन, मतलब फ्यूचर में तो वो पोलन ग्रेन्स ही बनाएगा, समझे? पहले वो चिपका हुआ रहता है, फिर वो सेपरेट होता है। सेपरेट होने के बाद क्या बना? पोलन ग्रेन्स बना। पोलन ग्रेन्स बन गए, अब अंदर ही रह जाएंगे, निकलेंगे, डेhiscence होगा। डेhiscence होने के बाद रिलीज ऑफ पोलन्स, और ऐसे हजारों पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, thousands of pollen grains are released। आपको ये समझ ला? आपको ये समझ आया? ओके, हाँ। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, inside each microsporangium thousands of microspores or pollen grains are formed that are released as dehiscence। ठीक है, वही लिखा है कि thousands are released as dehiscence। ये वाला डायग्राम देख लीजिए, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस 1 है। मियोसिस 2 के बाद ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, फिर सेपरेशन के बाद 4 पोलन ग्रेन्स बना, फिर ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर पोलन ग्रेन्स हुए माइटोसिस के बाद। ओके, तो आपको ये याद रखना है, जो मैंने समझा है वो लाइन टू लाइन। मैंने आपको लाइन टू लाइन ही समझा दिया, अभी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन्स क्या होता है। क्या होता है? पोलन कहाँ गया? हाँ, पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, वो मेल गैमेटोफाइट का पार्ट है। इफ यू टच द ओपन्ड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर,
you would find deposition of yellow powdery pollen grains on your fingers. एंथर अगर ओपन हो गया और आपने उसको टच किया तो आपको पोलन ग्रेन्स अपने हाथ में दिखता है, वही लिखा है। Sprinkle these grains on a drop of water and take, अगर आप इसको एक ड्रॉप ऑफ वाटर में स्प्रिंकल करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको उसके अलग अलग शेप, साइजेस, कलर्स, डिजाइन्स दिखते हैं। और पोलन ग्रेन्स का मेजरमेंट है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बहुत छोटे होते हैं, बहुत 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 छोटे होते हैं। ये ऊपर वाला देखो, पोलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट है इसको एक्साइन मतलब सबसे ऊपर का लेयर है, और ये जो है ये इंटाइन लेयर है। अब ये जो एक्साइन है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बीच बीच में गैप्स है, ये देखो ये वाला गैप, इसे जर्म पोर्स बोला जाता है। ये इंटाइन लेयर है, इसमें जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्लाइड में से। फर्स्ट सेल स्टेज, फर्स्ट सेल स्टेज, सेकेंड सेल स्टेज और थर्ड सेल स्टेज। सबसे पहले हम आउटर मोस्ट लेयर, क्या है आउटर मोस्ट लेयर, कौन सा है ये वाला लेयर, एक्साइन, एक्साइन की बात करेंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन की बात करेंगे। ऐसे सबसे ऊपर वाला लेयर है तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बना किससे है, एक्साइन किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन से। किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन से। बहुत मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है, टफ है, ठीक है, ये जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। मोस्ट रेजिस्टेंट मतलब इतना हार्ड है कि ब्रेक नहीं होता। और अब हम देखेंगे ये कितना हार्ड है। इसे स्ट्रॉन्ग एसिड दे दो, एल्कली दे दो, एंजाइम दे दो, हाई टेम्परेचर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना टफ है ये लेयर। स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, एंजाइम, हाई टेम्परेचर, इतना टफ है, इतना रेजिस्टेंट है कि इन सब से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन भी है क्यों ये इतना टफ है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है ना उसे हजारों साल तक हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं। फॉसिल्स, फॉसिल जैसे हजारों साल तक स्टोर किया जा सकता है, वो रहता है। सिमिलरली पोलन ग्रेन्स भी रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं, बिकॉज इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन है और वो इतना टफ है कि ये सारी चीजों से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, समझे। एक और चीज जो इतना टफ है वो आप मुझे बताओगे, सर्च करके बताओगे एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो इतना टफ है, यह आप मुझे बताओगे। It can be preserved as fossils, मतलब हम पोलन ग्रेन्स को एज फॉसिल्स प्रिजर्व करके रख सकते हैं हजारों साल तक। अब एक्साइन में पैटर्न्स और डिजाइन होते हैं, इस तरीके के पैटर्न और डिजाइन जैसे आपको दिख रहा है, इस तरीके के कुछ पैटर्न्स और डिजाइन होते हैं एक्साइन में। सॉरी, इट कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। पैटर्न्स एंड डिजाइन्स किस में होते हैं, एक्साइन के ऊपर, जो आपको दिख ही रहा है। अब एक्साइन आपको दिख रहा है कि एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है, ये वाले डायग्राम में नहीं, जो आपका टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है उसके ऊपर एक्साइन जो है वो इस तरीके का डिसकंटिन्यूअस लेयर है, क्योंकि बीच बीच में गैप है, तो एक्साइन कंटिन्यूअस लेयर है। और इसके बीच में जो स्पेसेस है उसे क्या बोलते हैं, स्पेसेस को क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स। जर्म पोर्स। एक चीज याद रखना, स्पोरोपोलेनिन सिर्फ एक्साइन में होता है, जर्म पोर्स के अंदर नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन जो टफ है वो सिर्फ एक्साइन में होता है, जर्म पोर्स के अंदर नहीं होता। पोलेनिन present only in exine, not in germ pores. Okay, ये याद रखना। ये आउटर लेयर की बात हो गई। अब इनर लेयर, इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, ये वाले लेयर को इंटाइन। इंटाइन
ये किससे बना है? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से बना है। ये कंटिन्यूअस लेयर है, एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस लेयर है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बना नहीं है, कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट सेल स्टेज में हमने क्या देखा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक्साइन है। एक्साइन एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है, बीच बीच में स्पेसेस है, उसे जर्म पोर्स बोलते हैं हम। एक्साइन स्पोरोपोलिन से बना है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, एंजाइम और हाई टेम्परेचर, तीनों का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एज फॉसिल्स हजारों साल तक रह सकता है। इसके ऊपर कुछ पैटर्न्स और डिजाइन्स होते हैं। और स्पोरोपोलिन सिर्फ एक्साइन में होता है। इंटाइन लेयर किससे बना है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। ये कंटिन्यूअस लेयर है। और साइटोप्लाज्म जो है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये फर्स्ट सेल स्टेज में होता है। मतलब पोलन ग्रेन्स जब पहले सेल स्टेज में होता है, एक सेल स्टेज में होता है, तब ये सारी चीजें होती है। पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में भी आएंगे और 3 सेल्स, मतलब पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 सेल्स भी बनेंगे और 3 सेल्स भी बनेंगे। तो जब एक सेल होता है तब इतनी सारी चीजें होती है। अब देखेंगे जब 2 सेल बनता है। सेकेंड सेल स्टेज, सेकेंड सेल स्टेज में ऑब्वियसली इसके अंदर 2 सेल्स बनेंगे, जैसे कि नाम है। फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकेंड है जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर है, इसके अंदर इररेगुलर न्यूक्लियस होता है एंड इसके अंदर हैज एबंडेंट फूड रिजर्व, बहुत सारा खाना होता है। ठीक है, ये देखो, ये है वेजिटेटिव सेल, ये वाला वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, ये वाला, ये इतना बड़ा है, इसके अंदर इररेगुलर न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है ना, ये इररेगुलर, भले यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट न्यूक्लियस इररेगुलर है। एंड हैज एबंडेंट फूड रिजर्व, बहुत सारा खाना होता है। और जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है। ये देखो, ये वाला जनरेटिव सेल है, ये स्पिंडल शेप का है। देखो, इस शेप को क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप्ड। ये स्मॉल होता है, ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता होता है, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। मतलब ये वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है, और ये वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है और उसी के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। और ये छोटा होता है, स्पिंडल शेप का होता है। नेक्स्ट, इसके अंदर भी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है। ये हो गया सेकेंड सेल स्टेज। और इस सेल स्टेज में एंजियोस्पर्म्स, 60% एंजियोस्पर्म्स इसी स्टेज में पोलन ग्रेन्स को निकाल देते हैं, रिलीज पोलन ग्रेन्स। मैं फिर से समझाती हूँ, कोई टेंशन नहीं। सेकेंड सेल स्टेज में क्या होता है? 2 सेल्स बनते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल के पास इररेगुलर न्यूक्लियस होता है और बहुत सारा खाना होता है। और जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल में ही होता है, इनफैक्ट उसके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एंड जनरेटिव सेल के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जनरेटिव सेल के अंदर भी होता है। एंड ये सेल का मतलब क्या है कि ये जब 2 सेल्स बनते हैं ना, इसी स्टेज पे बहुत सारे एंजियोस्पर्म, बहुत सारे एंथर्स पोलन को रिलीज कर देते हैं। इसके बाद 3 सेल्स भी बनते हैं, बट बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में इसी स्टेज पे पोलन ग्रेन्स को, जा भाई 2 सेल बन गए, अब तू जा, 3 सेल बनने का हम राह नहीं देखेंगे, तुम बहुत परेशान कर चुके हो, अब तुम जाओ। इसी तरीके से सेकेंड 2 सेल बन गए, बस निकलो अभी। अब आएगा थर्ड सेल स्टेज।
इसमें इसके जो जनरेटिव सेल्स है वो एक और बार डिवाइड होता है। वो क्या होता है? डिवाइड होता है और डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स बनाता है। ओके, इसमें इसके जो जनरेटिव सेल्स है वो एक और बार डिवाइड होता है और 2 मेल गैमेट्स बनाता है। ठीक है, बस इतना ही होता है थर्ड सेल स्टेज में। तो अब ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल थर्ड सेल स्टेज में ओवरऑल क्या हुआ कि एक वेजिटेटिव सेल है उसके पास। फर्स्ट पॉइंट एक वेजिटेटिव सेल है एंड सेकंड पॉइंट 2 मेल गैमेट्स है। तो टोटल सेल्स कितने हो गए? टोटल सेल्स हुए 3 सेल्स। इस स्टेज में ये भाई साहब बोलते बस अब 3 हो गए, अब तो निकल। कुछ प्लांट्स थर्ड सेल स्टेज पे पोलेंस को बाहर निकलते हैं। मोस्टली 60% या 60% से ज्यादा प्लांट्स सेकेंड सेल स्टेज पे पोलेंस को बाहर निकलते हैं, बाय बाय टाटा फिर मत आना। और थर्ड सेल स्टेज में 40% फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ये उनको बाहर निकलते हैं। समझे? थर्ड सेल स्टेज में कुछ नहीं, बस जनरेटिव सेल एक और बार डिवाइड हो गए, 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। ओके, तो टोटल हो गए थे 3, एक वेजिटेटिव 2 जनरेटिव। अब लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, अब देखना सब समझ आएगा। यहां से बाकी था इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। ठीक है, 2 लेयर्ड वॉल है। द हार्ड आउटर लेयर इज एक्साइन, किससे बना है? स्पोरोपोलानिन से, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। मोस्ट रेजिस्टेंट, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं लेकिन काफी रेजिस्टेंट है। It can withstand high temperature, strong alkali acids and no enzyme can degrade. कोई एंजाइम भी उसे डिग्रेड नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। ठीक है, पोलन ग्रेन एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर है, हैज प्रोमिनेंट apertures called germ pores where sporopollenin is absent. germ pores में sporopollenin नहीं होता है। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. मतलब उसे as fossils भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्योंकि sporopollenin बहुत टफ है। The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. जो exine है वो बहुत fascinating है, उसके पास patterns and designs होते हैं। Why do you think the exine should be hard? What is the function of germ pore? exine hard क्यों है और germ pore का function क्या है? बेटा जर्म पोर का फंक्शन है कि वहां से पोलन ट्यूब इमर्ज होता है। पोलन ट्यूब इमर्ज होता है जर्म पोर से। ठीक है, पोलन ट्यूब क्यों इमर्ज होता है? ताकि जो वो मेल गैमेट है वो ओवरी तक पहुंचा सके, टू ट्रांसफर मेल गैमेट टू ओवरी। तो जर्म पोर से क्या होता है? ये तो पोलन ग्रेन हो गया, जर्म पोर से पोलन ट्यूब इमर्ज होता है। अंडरस्टूड? और एक्साइन क्यों हार्ड होता है वो मैंने आपको बता दिया, वो आपको ऑलरेडी पता है इसका आंसर। एक्साइन के अंदर क्या होता है जो उसको हार्ड बनाता है? बोलो बताओ। द इनर वॉल ऑफ पोलेनिन इज कॉल्ड इंटाइन। ये भी आपको पता है, सब पता है। देखो मैम अच्छा पढ़ा रहे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, और देखते रहो मेरे वीडियोस, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी डाउट्स है मुझसे पूछो। इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। मैंने बताया था जो इंटाइन लेयर है वो, हाँ ये नहीं बताया था, इंटाइन लेयर जो वो थिन है और वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना है, ये मैंने आपको बताया था। द सेल्यूलोज ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। पोलन ग्रेन इज मैच्योर, इट कंटेन्स 2 सेल्स। मैच्योर होने के बाद 2 सेल्स बनते हैं, वेजिटेटिव, जनरेटिव। Vegetative cell is bigger, abundant food reserve and irregular shaped nucleus. वो बड़ा है, उसके पास बहुत सारा खाना है और न्यूक्लियस जो है वो irregular है। Generative cell is small, floats in the cytoplasm and spindle shaped and dense cytoplasm nucleus. एक न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता रहता है। In over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at this 2 cell stage. मैंने बताया था
2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म्स के पोलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं। बाकी जो 40% है वो 3rd सेल स्टेज पे शेड होता है। शेड होता है मतलब रिलीज होता है। और 3rd सेल स्टेज पे क्या बनता है? 2 जनरेटिव सेल क्या बनाता है? 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। समझ आया? अच्छा लगे तो प्लीज बच्चों मुझे सपोर्ट करो मेरे प्यारे बच्चों, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। सीरियसली बता रही हूं, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए, इन डेप्थ समझाने के लिए। और जो भी डाउट्स है वो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में लिखो, तो मैं ट्राई करूंगी आपको जवाब देना। और आपको बहुत अच्छे से नोट्स मिलने वाले हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर एंड इजी नोट्स मिलने वाले हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। नीट बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि मैम नीट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करेंगे। पहले कंसेप्ट तो क्लियर होने दो, यहां से क्लियर तो नीट तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। पढ़ते रहिए एनसीईआरटी, जितना मैंने पढ़ा है। आज आपका होमवर्क है कि आज आप इतना जरूर करोगे और आपको लर्न हो गया है, उसकी गारंटी मेरी। चलो बाय बाय।